चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल। जानिए और पहचानिए, आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। चक्कर सत्ता का, और चक्कर सत्ता का फिर एक बार देश में घूमने वाला है। लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से देश वोट करेगा। गुजरात में 7 मई को चुनाव है, वडोदरा भी 7 मई को वोट डालेगा। और पिछले कई वक्त से ये इंतजार हो रहा था कि वडोदरा भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसे मिलेगा। एक बार रंजनबेन भट्ट को दिया गया, लेकिन उसके बाद कुछ माहौल ऐसा बना कि रंजनबेन भट्ट ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और नए प्रत्याशी की ओर भारतीय जनता पार्टी को एक लुक देखना पड़ा कि आखिरकार नया प्रत्याशी कौन हो सकता है। बहुत सारे पैमाने पर खरा उतरने के बाद डॉक्टर हेमांग जोशी को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। और हेमांग जोशी, डॉक्टर हेमांग जोशी आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर हेमांग जोशी वडोदरा के लिए वैसे अनजाना नाम नहीं है, लेकिन उनके बारे में मैं आपको जानकारी जरूर दे दूं, क्योंकि अब वडोदरा को उन्हें वोट करना है, उन्हें परखना है और उन्हें परखने में वीएनएम आपकी सहायता करेगा। 33 साल के युवा उम्मीदवार, ये पूरे गुजरात में सबसे युवा उम्मीदवार है लोकसभा के और देश भर में टॉप 5 में उनका नाम है। डॉक्टर हेमांग जोशी, जो वडोदरा नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष है। उनका एजुकेशन मैं आपको बता दूं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी उन्होंने किया है, फिजियोथेरापी में ग्रेजुएशन किया है उन्होंने। MHRM में उनका पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और लीडरशिप जैसे विषय पर MS यूनिवर्सिटी की सोशल वर्क फैकल्टी से उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की है। नेतृत्व की डिग्री लेकर जब कोई नेता इस फील्ड में आता है, उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती है कि आखिरकार वो कैसे लीडर साबित होंगे। शिक्षा समिति में देश के सबसे युवा उपाध्यक्ष हैं, विवा योग वडोदरा के अध्यक्ष हैं, बरडाई ब्रह्म समाज वडोदरा के अध्यक्ष भी हैं, ABVP से जुड़े रहे हैं, MS यूनिवर्सिटी में GS भी रह चुके हैं, यानी वडोदरा से काफी हद तक वाकिफ हैं। और 2022 में NPSS का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। बीजेपी डॉक्टर सेल के युवा मोर्चा के कन्वीनर भी है। सक्रिय राजकारण में है पिछले कई वक्त से, और अचानक जब उनका नाम डिक्लेयर हुआ, वडोदरा भी शायद चौंक गया होगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिरकार डॉक्टर हेमांग जोशी है कौन। सर, बेसिकली वडोदरा को बचपन से शुरू करते हैं। जब वडोदरा आपको वोट करने जा रहा है तो उन्हें ये जानना शायद बेहद जरूरी है कि हेमांग जोशी आखिरकार है कौन। बचपन से लेकर वडोदरा आने तक की और लोकसभा की प्रत्याशी बनाए जाने तक की जो आपकी सफर है, कैसे बयान करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके और वीएनएम के माध्यम से सभी हमारे वडोदरा वासियों को होली एवं धुलेटी के पर्व की शुभेच्छाएं देना चाहता हूं। और जो धुलेटी और होली के समय पे ही हमारे राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरा नाम जब डिक्लेयर किया, जिस तरह से लोगों में जो उत्साह है, जिस तरह से लोगों ने इस चीज को सराहा है, इस चीज को इतना अप्रिशिएट किया है, हम सब देख सकते हैं। और उसके लिए मैं वडोदरा वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं अगर बचपन की बात करूँ तो मेरा बचपन मतलब एक बहुत ही सामान्य परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूँ। और कक्षा 6 से कक्षा 12 तक मैं गवर्नमेंट का जो सेंट्रल स्कूल होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय पोरबंदर, हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय हमारे देश के हर एक जिले में होता है। जैसे यहाँ पे पादरा में है जी, वैसे वहाँ पे पोरबंदर में है। तो वहाँ पे मेरा पूरा शिक्षण मैंने प्राप्त किया। और तब भी 5th स्टैंडर्ड में हमने एंट्रेंस एग्जाम तब थे जी। और वो पूरा गवर्नमेंट फंडेड रेसिडेंशियल स्कूल रहता है। अभी तो वो PM श्री स्कूल बन गया है। जब हमारे वड़ा प्रधान श्री ने 2014 के बाद जो अपना कार्यभार संभाला, उसके बाद तो वहां पे मेरा शिक्षण प्राप्त हुआ। मैं उसके बाद जब 12वीं साइंस मेरा कंप्लीट करके यहाँ पे आया, और उसके बाद मुझे पता चला कि मैं CBSE स्कूल में पढ़ रहा था। और CBSE में पढ़ना अपने आप में एक उपलब्धि होता है। जी बिल्कुल।
क्योंकि वो वहां पे हमको अपने शहर में वो बात नहीं पता थी। और फिर मुझे गवर्नमेंट सीट पे मेडिकल कॉलेज बड़ौदा में ही फिजियोथेरेपी में मुझे एडमिशन मिला जी। यानी पढ़ाई के लिए आप वडोदरा आए? जी। अच्छा। और वो जब मैंने वहां पे एडमिशन लिया और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सबके साथ रहना शुरू किया और विद्यार्थी परिषद के साथ मेरा संपर्क हुआ और मैंने देखा कि वहाँ पे कितना अच्छा कार्य होता था। और तब तो आपको भी पता है यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में भी बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता था। और जिस तरीके से, और जब हम युवा होते हैं तो हमारा मतलब ऐसा हमारा जोश होता है कि हमें अच्छा रिप्रेजेंटेट करना है, हमें ये इलेक्शन को जीतना है। और ये सारी संगठनात्मक चीजों को करते करते मुझे कहीं ना कहीं ऐसा मेरे अपने आप में लगा कि मैं फिजियोथेरेपी मेडिसिन के फील्ड के साथ साथ मुझे ह्यूमन रिसोर्स और लोगों के साथ काम करना, संगठनात्मक प्रवृत्तियां करना, वो सारी चीजों में भी मुझे लगाव है। मुझे ऐसा फील हुआ जी। और उस हिसाब से धीरे धीरे मैं संगठन का काम करता रहा। और फिजियोथेरेपी के बाद मैंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे आगे जाके मैनेजमेंट में जाना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मुझे डिग्री प्राप्त करनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे एमएसडब्ल्यू में लेना था, क्योंकि एमएसडब्ल्यू स्टेट फंडेड प्रोग्राम है, उसका फीस बहुत कम होता है और वो मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे जी। पर उसमें मुझे नहीं मिला। तो फिर मुझे एमएचआरएम को ऑप्ट करना पड़ा जी। और एमएचआरएम में ऑप्ट करने के टाइम पे मैंने एजुकेशन लोन लिया और यहाँ पे ही एजुकेशन लोन लेके मैंने मेरा एमएचआरएम कंप्लीट करके और फिर मुझे एक अच्छी सी यूएस मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे प्लेसमेंट भी हुआ जी। और वहाँ पे अब तक मैं मैनेजमेंट एक ट्रेनिंग के तौर पे स्टार्ट करके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर, लीडर, इतने सब प्रमोशंस लेके मैं अभी तक सीएसआर में भी मैंने काम किया और बहुत अच्छी तरीके से मुझे काम करने का मौका भी मिला जी। पीएचडी आपने लीडरशिप से किया है, उसकी हाँ, क्या वजह थी? पीएचडी मेरा चल रहा है टू बी स्पेसिफिक। अच्छा। और पीएचडी मेरा लीडरशिप का सब्जेक्ट है सर्वेंट लीडरशिप। अच्छा। आपको अगर याद होगा तो 19 के बाद मोदी जी ने एक चीज को कॉइन किया था, उसका नाम है सर्वेंट लीडरशिप, प्रधान सेवक। ऐसा बोलते थे कि हम प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। एक्चुअल में हमारा जो लीडरशिप का पर्पस है, हमारे भारतीय पृष्ठभूमि में उसको बोला जाता है कि एक लीडर का जो मूल हेतु है वो सर्व करना है। लीडर फंडामेंटल ड्यूटी इज टू सर्व। और उसमें एक आइडियोलॉजी है सर्वेंट लीडरशिप। और आपको पता होगा पाश्चात्य संस्कृति में क्या होता है कि यहाँ पे सब हम चीज का इन्वेंशन तो हम ही करते हैं, पर वो लोग उस चीज को रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं और फिर उसको थोड़ा डेकोरेट करके बोलते हैं कि हमने इनोवेट किया है। ठीक है। हमारे में यही प्रॉब्लम है कि क्यों यहाँ पे इतना रिसर्च नहीं होता है और रिसर्च के अभाव के कारण कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो हमने इन्वेंट की होती है वो दूसरा कोई टेक ओवर करके अपना क्लेम कर लेता है जी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये यूएस में, यूके में इतना सर्वेंट लीडरशिप का चलन है, पर एक्चुअल में तो ये इंडियन वैल्यू है। इंडिया में ऐसा होता है कि लीडर, राजा का भी धर्म क्या है? प्रजा की सेवा करना जी। तो ये सारी चीज को, और मोदी जी ने जब ये टर्म कॉइन किया प्रधान सेवक, तब से मुझे लगा कि हमारा मूल हेतु इज टू सर्व, और सर्वेंट लीडरशिप के विषय पर मुझे पीएचडी करना चाहिए। तो अभी मेरा पीएचडी फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क से ही चल रहा है। अच्छा। लीडरशिप और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दो पहलुओं को लेकर आगे बढ़े डॉक्टर हेमांग जोशी। और धुलेटी की पूर्व संध्या थी और होली का दहन हो रहा था देश भर में, और उसी वक्त उनके लिए ये खुशखबरी आई कि भारतीय जनता पार्टी ने वडोदरा लोकसभा सीट का प्रत्याशी उन्हें बनाया है। हेमांग जी, सबसे पहला रिएक्शन जो था, किसने आपको आकर बताया कि आप वडोदरा के लोकसभा उम्मीदवार हैं? मतलब वो तो पल मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा मेरे जीवन काल में, कि हमारे आदरणीय विधानसभा के दंडक बालकृष्ण शुक्ल जी और परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ एक अच्छा सा कार्यक्रम वहां पे रखा था, सूरसागर। और वहां पे मैं रेयरली पब्लिक में, मुझे और मेरे वाइफ को टाइम भी रेयरली मिलता है क्योंकि हम दोनों जॉब करते हैं। और तब होली का दिन था, छुट्टी थी, तो मैंने बोला चल आज हम वहां पे जाके थोड़ा म्यूजिक सुनेंगे, शांति से बैठेंगे जी। और हम वहां पे जा रहे थे। और वहां पे जाके हम जब बैठे ही थे, और अचानक से आपके ही एक मीडिया पर्सन का कॉल आया और मुझे मेरा पूरा नाम पूछा कि डॉक्टर हेमांग योगेश चंद्र जोशी कौन है? मैं बोला मैं हूँ। क्या हुआ?
तो बोले कि कहाँ पे है आप? मैं बोला सूरसागर हूँ, यहाँ कार्यक्रम में हूँ मैं। तो बोले कि आपका बाइट लेना है। तो मुझे लगा समिति का कुछ इश्यू हुआ होगा, क्या चीज हुआ। मैंने उनको वहीं पे पूछा क्या हुआ। हाँ। ऐसा अभी आपको बाइट लेना है जी। अरे वो उन्होंने बोला कि आपका घोषणा हुई आपके नाम की और आप लिस्ट देखिए। तब से मतलब एक दिन पूरा चल गया, मैंने लिस्ट भी मैं पूरी नहीं देख पाया था, पर तब से धीरे धीरे वहां से ही सब, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में बैठा था तो वहां से सब आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते रहे, ऐसा सब कुछ रहा। तो देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। रेस्ट इज द हिस्ट्री। और अब वडोदरा एक और हिस्ट्री की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक उम्मीदवार होता है जिसे शायद सपने में भी नहीं पता होता है, और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। मुख्यमंत्री देने की बात हो या वडोदरा का मेयर देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ये पता नहीं होता है कि उनका नाम निकल सकता है। क्या आपको आइडिया था? वैसे हमारी लिस्ट में आपका नाम चल रहा था, लेकिन क्या आपको ये अंदेशा था कि आपका नाम चल रहा है और आपको भी टिकट मिल सकता है? ऐसा मतलब ऐसा हमारे भारतीय जनता पार्टी वडोदरा में ऐसा कहा जाता है कि जो नाम चलता है वो कहीं रुक जाता है। अच्छा। और जब मेरा चल रहा था तो मैं वही सेम स्टेटमेंट पे जा रहा था कि ठीक है, ये तो मजाक कर रहे हैं सब, क्योंकि मेरे से वरिष्ठतम अच्छे कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी में हमें ये सिखाया गया है कि नन ऑफ अस इज एज स्मार्ट एज ऑल ऑफ अस। मतलब हम कोई एक इंसान है इतना भी बड़ा नहीं है कि जो सबके मुताबिक सबको छोटा कर दे। तो मेरे से भी अच्छे कार्यकर्ता है पार्टी में। तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। और उसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ कि तब मैं मेरे कैजुअल्स में था। बिल्कुल। मैं और मेरे वाइफ वी वर स्पेंडिंग लीजर टाइम एट सूरसागर के, वहां पे हम म्यूजिक सुनने के लिए आए थे। चलिए, कुछ जो स्ट्रेस फ्री लाइफ है उससे कुछ रिलैक्स होते हैं। हाँ, तो वो टाइम स्पेंड करने के लिए वहां पे गए थे और अचानक से ये अनाउंसमेंट हुआ। तो इसका ही नाम भारतीय जनता पार्टी है। फिर उस दिन नींद आई थी हेमांग जी? नींद नहीं आई थी, और नहीं आई थी उसकी कई सारी वजह थी। और साथ में टेलीफोन भी इतने आए, सब लोगों का प्यार इतना मिल रहा था, और मतलब कार्यकर्ता भी इतने उत्साहित थे। बिल्कुल। रात को 2 बजे फोन करके ऐसा पूछे, हेमंग भाई आप घर पे हो? अभी रात को 2 बजे तो घर पे ही रहूंगा। तो बोला हाँ घर पे हम आ रहे हैं, अभी मिलने के लिए आ रहे हैं। तो 3:30 बजे तक तो लोग मिलने के लिए आए। और उसके बाद सबके कॉल्स का मैं जवाब दे रहा था। मैंने मीडिया का भी इंटरव्यूज मैंने देखे, सबका रिस्पॉन्स मैंने देखा। मतलब मैं वो चीज को एब्जॉर्ब कर रहा था कि सच में ये चीज हुई है। मुझे लग रहा है कि उस वक्त आपको ये लग रहा होगा कि चलो कोई पिंच कर दे और ये जो सपना है वो सही हो जाए, लेकिन ये सपना सही हो चुका है। हेमंत जी, क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आप पर पसंदगी की मोहर क्यों लगाई होगी? क्या सोचा होगा उस वक्त? क्या डिस्कशन हुआ होगा? वडोदरा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहीं ना कहीं विश्वास में लिया होगा। तो क्यों डॉक्टर हेमांग जोशी, क्यों? ये क्यों का जवाब सच में मैं इतना ऑथेंटिकली नहीं दे सकता हूँ जी, क्योंकि जिन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड में निर्णय लिया वो एक पूरी गोपनीय प्रक्रिया रहती है। पर हाँ, एक इंटेलेक्चुअली मुझे इतना पता है कि कई बार कई सारे समीकरणों को देख के पार्टी उम्मीदवार का चयन करती है, और कहीं ना कहीं सभी समीकरणों को ध्यान में लेके पार्टी ने ऐसा सोचा होगा कि ये उम्मीदवार को हम यहाँ से लड़ा सकते हैं, और उसके भी कई सारे सपोर्टिव फैक्टर्स भी होते हैं जी। तो ये सारी चीजों को लेके शायद उन्होंने सोचा होगा। बाकी तो क्यों का जवाब सिर्फ भगवान जाने। क्यों का जवाब सिर्फ भगवान जाने, या भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के नेता इसका जवाब दे सकते हैं। जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आएंगे उन पर भी ये सवाल पूछेंगे कि किस बेस पर इस प्रत्याशी का चयन किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही एक कैडर बेस्ड पार्टी और सुशासन वाली पार्टी मानी जाती है। यहाँ सोच समझकर निर्णय लिए जाते हैं। ये बात अलग है कि इस बार निर्णय बदलने की भी बात आ गई है, लेकिन जिन्होंने नगर पालिका नहीं लड़ा, जिन्होंने विधानसभा नहीं लड़ा, उन्हें सीधा लोकसभा का जैकपॉट दिया गया है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं हेमांग जी से आप? मैं बहुत ही विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। और इस जिम्मेदारी को मुझे भी पीछे रख के आगे इस जिम्मेदारी को रखना है जी। क्योंकि जब इतने वडोदरा जो महाराजा सयाजीराव की नगरी है, वडोदरा जहाँ पे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद चुनाव लड़ा है, वडोदरा जिसके लिए सब लोग, मतलब सभी आर्टिस्ट और सब लोगों को वडोदरा के लिए बहुत ही प्यार है। जब वडोदरा की जिम्मेदारी अगर हमको मिलती है तो हमें उस चीज को बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। जब हम इसे विनम्रता से स्वीकार करेंगे तब ईमानदारी पूर्वक हम इसका निर्वहन कर पाएंगे। बिल्कुल।
बहुत बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर हेमांग जोशी पर डाली गई है और वडोदरा का विकास, जिस पर अब सवाल खुद गुजरात के मुख्यमंत्री उठा चुके हैं, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल उठा चुके हैं। ऐसे में वडोदरा के विकास की जिम्मेदारी युवा कंधों पर डाली गई है। क्या है वडोदरा की जरूरतें और किस विजन के साथ डॉक्टर हेमांग जोशी आगे बढ़ेंगे, ये जानना तो वडोदरा की जनता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने डाल दी है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी भी रहेगी, लेकिन आप सालों से वडोदरा को देखते आए हैं, समझते आए हैं, वडोदरा की जरूरतों को जानते आए हैं। क्या लगता है वडोदरा के विकास की जो जरूरतें हैं वो क्या है, यहाँ क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे पहले तो एज अ मीडिया पर्सन आपको भी पता है कि वडोदरा को लेके बहुत ही मध्य में है, मध्य गुजरात कहा जाता है वडोदरा को। और जब मध्य गुजरात में वडोदरा स्थित है तब सभी जगह से कनेक्टिविटी के ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन वडोदरा में बढ़ने चाहिए और वो बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे माननीय सांसद श्री रंजनबेन भट्ट जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे कनेक्टिविटी के भी ऑप्शंस किए। ये जो देना चौकड़ी के पास जो इतने सारे एक्सीडेंट्स होते थे, वहां पे अंडरपास क्लियर करवा के, हमारे दुमार चौकड़ी के पास एक्सटेंशन बनवा के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया है। और आगे भी फ्रेट कॉरिडोर का भी पैरेलली वो वडोदरा से ही जा रहा है, तो उससे भी बहुत सारी चीजें हमारे लिए इजी हो जाएगी। अभी हमारा जो हाईवे बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसके वजह से भी कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी रिजॉल्व होते जाएंगे। एयरपोर्ट की हम बात करें, एयरपोर्ट में हमारे सांसद श्री के प्रयत्नों से बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन भी अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए शुरू हो रहा है। और कुछ अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्लिचेस हैं कि जो सॉल्व करके यहाँ पे वडोदरा के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी लैंड होगी, ये बात को भी हम आपको भरोसा दिलाते हैं। उसके साथ साथ एजुकेशन में भी हमारे सांसद श्री ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे गतिशक्ति यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी, रेलवे यूनिवर्सिटी हो, इतनी सारी यूनिवर्सिटी को भी वडोदरा के आसपास वो लाए हैं। तो उसके वजह से एजुकेशन में भी अच्छा काम हुआ है और उसमें और भी अच्छा काम हो उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। एजुकेशन का अगर हम स्कूल एजुकेशन पे बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद में PM श्री स्कूल एक प्रोजेक्ट आया है, तो उसके अंतर्गत भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। और उसको जो नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा, हमारे माननीय अध्यक्ष मिनेश भाई और पूरी टीम हम साथ में जो कर रहे हैं, तो सेम इनिशिएटिव्स हम CSR के माध्यम से और सरकार की योजनाओं के माध्यम से रूरल वडोदरा में भी अगर हम स्टार्ट कर पाए, जो उसको हम बोलते हैं कि द लास्ट स्कूल जो होता है विलेज में, जहाँ पे कनेक्टिविटी का भी इश्यू है, वो भी इतना विकसित हो, उसके लिए और क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी हम बहुत सारा काम करने की सोच रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको पता हो कि वडोदरा सिटी के अंदर कई बार हम प्रयास कर रहे हैं, पर क्लीनलीनेस में हमें जितना हमारा एम्बिशन है उतने तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये चीज को हम सस्टेनेबल कैसे करें, कुछ ऐसी प्रोसेसेस को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा भी हो, एक्टिव हो, पैसिव हो या कुछ भी हो, प्रोसेस ही ऐसा हो कि ऑटोमेटिकली इसका एनहेंसमेंट रिजल्ट हमको मिला। तो ये सारी चीजों के लिए हम सोच रहे हैं कि साथ में मिलकर, और मैं आपको बताऊं हमारे सब धारासभ्य श्री मेरे से सब वरिष्ठ हैं, उनका मार्गदर्शन लेके, उनके साथ संकलन करके हमारी कॉर्पोरेशन की टीम, हमारा संगठन, सबके साथ रहकर हम इस बात को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जी, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वडोदरा, सालों से वडोदरा इंतजार कर रहा है कि वडोदरा को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कब मिलेगा। पिछले कई सालों से तो नहीं मिल पाया है। हो सकता है आने वाले 5 सालों में डॉक्टर हेमांग जोशी के प्रयासों से अगर हमें एयरपोर्ट मिलता है तो वडोदरा इसे अपनी खुशनसीबी समझेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिस पर सालों से बात होती आई है वडोदरा के विकास में। बुनियादी सुविधाएं वडोदरा के पास नहीं है। पानी से लेकर सड़क गटर के लिए हमेशा वडोदरा में मोर्चे निकलते रहते हैं। महानगर होने के बावजूद यहाँ दिक्कतों की भरमार सॉल्व नहीं हो रही है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं डॉक्टर हेमांग जोशी, और कैसे काम करते हैं उस पर तो VNM की नजर हमेशा ही बनी ही रहेगी। सर, आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष हैं, आप काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता। ये बहुत बड़ी हकीकत है। एट प्रेजेंट आप और मैं भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं डालते हैं। कब वो दिन हम देश में ला सकेंगे? क्या लगता है आपको कि सरकारी स्कूलों में हम प्राइवेट छोड़कर सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने लग जाए? मैं यहाँ पे ही आपको हमारी 2 शालाओं के नाम देना चाहूंगा, 3 शालाओं के। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्राथमिक शाला, एक कविदुल्ला काक प्राथमिक शाला, एक माँ भारती प्राथमिक शाला। तीनों शालाओं में अगर आप अभी सर्वे करेंगे
तो वो शालाएं इतनी अच्छी है, कोई प्राइवेट शालाओं को भी उनको पीछे छोड़ दे, इतनी अच्छी वो शालाएं हैं। और सिर्फ हमारा नहीं, धारासभ्य श्री का, सांसद श्री का रिकमेंडेशन लेटर आता है वो शाला में हमारे बच्चे को एडमिशन के लिए। तो यही मॉडल से हम काम करके दूसरी सभी शालाओं को भी इतना ही अच्छा बनाए, क्वालिटी एजुकेशन उसमें डाले, और बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है अगर वो चीज हम पेरेंट्स को प्रस्थापित कर पाएंगे। क्योंकि स्कूलिंग है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जी। और स्कूलिंग में अगर ऐसा कुछ भी हो तो हमें पेरेंट्स को हर हमेशा चिंता रहती है कि मेरे बालक को अच्छा स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर हम वो चीज को टैप कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और एक अच्छा इंप्रेशन भी बढ़ेगा कि सरकारी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे। जी सर, वडोदरा एम्स की राह देख रहा है काफी वक्त से, कोई प्रयास होगा इसके बारे में? जी, आपको अगर पता हो तो वडोदरा में स्पाइन इंस्टीट्यूट आ रहा है। स्पाइन इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। और स्पाइन इंस्टीट्यूट के आने की वजह से न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और बहुत उसको लग के पैरालिसिस और जो अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स है उसको लेके बहुत ही अच्छी उसमें सुविधाएं मिलेंगी। दूसरे साथ कार्डियक इंस्टीट्यूट भी आ रहा है, कार्डियक हॉस्पिटल भी आ रहा है, और वो भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जी। तो वो भी बहुत ही अच्छा एक माननीय हमारे धारासभ्य श्री मनीषाबेन वकील जो पूर्व मंत्री थे, उनके प्रयासों से ये चीज शक्य हो पाई है। तो ये दो चीज ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है। और वडोदरा में अपने आप ही 2 मेडिकल कॉलेजेस ऑलरेडी है। एक हमारा SSD में है और दूसरा GMERS है। ये दोनों, एक गवर्नमेंट है, एक सेमी गवर्नमेंट है। तो ये दोनों मेडिकल कॉलेजेस ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग है। एम्स को लेके मैं पहले पर्सनली ये पूरा क्राइटेरिया देखूंगा कि एम्स को यहाँ पे लाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होनी चाहिए जी। और अगर हम ये चीज में फिट बैठते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि एम्स को यहाँ पे लाने के लिए हर संभव प्रयत्न हम सब साथ में मिलकर करेंगे। चलिए, एक सपना भी 5 साल वडोदरा देख सकता है। विश्वामित्री एक बहुत बड़ा मुद्दा, वडोदरा और विश्वामित्री वैसे कनेक्टेड है लेकिन उसे शुद्ध करने का प्रोजेक्ट हम सालों साल चलाते जा रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है। क्या आने वाले 5 सालों में इसमें हमें सफलता मिल सकती है? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विश्वामित्री को लेके कॉरपोरेशन हो या सरकार हो, उनकी तो जवाबदारी बनती ही है, पर विश्वामित्री को लेके आसपास की जो इंडस्ट्रीज हैं, आसपास के जो लोग हैं कि जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं कि अपना कचरा कहीं पे जाके डंप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जगह का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट हमको लेना पड़ेगा। आज जब हमने पूरा जो टेनिस कोर्ट के जो क्लब मेंबर्स हैं, आज LVP में मैंने सुबह उनसे मुलाकात की, वहां पे विश्वामित्री बचाओ के एक फाउंडर सदस्य थे जी। उनसे भी मैंने ये विषय पे बात की कि विश्वामित्री एक पूरा कलेक्टिव प्रोजेक्ट है। और आपको पता होगा हमारे प्रभारी मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी ने इस चीज को क्वार्टरली रिव्यू में अपने रिव्यू में लिया है और हमारा पूरा संकलन माननीय सांसद श्री, सभी धारासभ्य श्री, कॉर्पोरेशन की टीम उनके साथ क्वार्टरली ये प्रोजेक्ट को रिव्यू भी करते हैं। जब ये फिर से ये चीज मेरे पास आएगी तो किस तरीके से ज्यादा उस पूरे प्रोजेक्ट को धरातल पर लाया जाए, उसके लिए मैं चिंता करूंगा। बिल्कुल, वडोदरा में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिस पर बहुत डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तब शायद वडोदरा को वो सुविधा मिलेगी। डॉक्टर हिमांग जोशी, अभी एक दिन पहले ही उनका डिक्लेरेशन हुआ है और एक अपना विजन जब क्रिएट कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे, तब मैं फिर उनसे कुछ सवाल पूछूंगी। फिलहाल थोड़ा एंडिंग की तरफ आगे बढ़ती हूँ। वडोदरा भारतीय जनता पार्टी की तनातनी गुजरात ने, पूरे वडोदरा ने देखी है। क्या आपको लगता है कि जब आप वोट मांगने जाएंगे उस पर कोई असर होगा जो अंदरूनी कलह सामने आई है भारतीय जनता पार्टी की? आपने देखा होगा कि ये जो पूरा कलह और ये जो आप बोल रहे हैं पूरा विवाद, ऐसा विवाद का कोई भी रिफ्लेक्शन मेरा जब डिक्लेरेशन हुआ तब आपको नहीं दिखा होगा जी। मैं आपको बताऊं, सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं कार्यालय गया था और 2.5 घंटे के बाद मैं वहां से बाहर आ पाया जी। इतने लोग कार्यकर्ता शुभेच्छा के लिए आए थे और उनमें से सभी लोग निस्वार्थ भाव से अपने आप से आए थे क्योंकि उनको कार्यकर्ता के साथ इतना लगाव था, क्योंकि वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। वही लोग जब रंजन बेन को टिकट मिला था तो घंटों तक वहां भी थे। मैं वही बोल रहा हूँ कि रंजन बेन हो या मैं हूँ, हम सब एक सैनिक है जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी हो, उसमें उम्मीदवार बदलने से या विवाद से उनमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये मोदी साहब का चुनाव है, विकसित भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का चुनाव है।
यहाँ पे कार्यकर्ता अपने आप से ही फील्ड में आके ज्यादा से ज्यादा वोट्स दिलवाएगा। और एक पार्टी के तौर पर हम ये बात भी सोच रहे हैं और आपके माध्यम से हम एक कलेक्टर के साथ भी एक मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि इस बार की जो इलेक्शंस की डेट है आपको पता होगा थोड़ी लेट है। मई में वडोदरा में गर्मी थोड़ी ज्यादा रहती है और रूरल एरिया में तो ज्यादा उसका असर दिखेगा। तो उसको हम कैसे टैप कर सके, उसमें हम कैसे राहत दे सके कि मतदाता को यहाँ तक बूथ तक लाने के लिए सहूलियत मिले, वो चाहे मत किसी को भी दे, पर प्रशासन अपने से कैसे ऐसी चीज करे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, उसके लिए भी हम पार्टी के तौर पे कलेक्टरशिप को अपील करेंगे। हेमंत भाई, जब आपका डिक्लेरेशन हुआ और आपकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई, आपने कहा कि देश सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर वोट करता है। क्या आपको लगता है कि देश को शायद ये जो पर्सपेक्टिव है बदलना चाहिए? एज अ कैंडिडेट आप अपनी बात को उतना ही स्ट्रांगली रख सके कि वोटर्स आपको अपने आप वोट करें, ये होना चाहिए? आपको ऐसा लगता है जो आपका जो बयान था वो शायद मेरे जैसे लोगों को तो थोड़ा सा नागवार गुजर ही सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली में बैठे हैं और यहाँ जो काम है वो हमारा सांसद करेगा। क्या हम सांसद अपना पक्ष इतनी मजबूती से नहीं रख सकता कि मैं ये करूंगा, आप मुझे वोट कीजिए? एक बहुत ही अच्छी एक सुविचार है, इंग्लिश में है, द स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम। जब हमारे वड़ा प्रधान इतना अच्छा काम वहां पे दिल्ली में बैठ के करते हैं जी। और आपने कई बार हेडलाइन में देखा होगा कि वो कई बार सांसदों को बोलते हैं, उनको सूचन करते हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है, आपको अपने विस्तार में इतना टाइम स्पेंड करना है। हमारा रिपोर्ट कार्ड भी निकलता है कि इन्होंने इतना % पार्टिसिपेट किया, इतने वोटिंग में भाग लिया, इतने क्वेश्चंस में उन्होंने भाग लिया। तो वो सारी चीज एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वो खुद कर ही रहे हैं। और अगर आप कोई भी युवान है, कोई कंपनी ज्वाइन करने जाएगा तो वो सबसे पहले कंपनी देखेगा, उसका कल्चर देखेगा, उसके बाद ही वो उसको ज्वाइन करेगा जी। उस हिसाब से मैंने ये बात रखी थी कि देश का युवान और देश के मतदार, और वडोदरा के लिए मैंने इसलिए ये बात कही थी क्योंकि वडोदरा तो नरेंद्र भाई खुद वडोदरा के ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के तौर पे उन्होंने बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पे काम किया है जी। कई बार हम यहाँ के सांसद और धारासभ्य को खबर नहीं होती और नरेंद्र भाई यहाँ के कोई भी ऐसे श्रेष्ठी जिसको वडोदरा पूरा नहीं जानता, उनको नरेंद्र भाई फोन करके डायरेक्ट बात करते हैं। तो वडोदरा को नरेंद्र भाई और नरेंद्र भाई को वडोदरा बहुत तहे दिल से वो चाहते हैं। मेरी बात का मतलब ये था कि वडोदरा के लोग मोदी जी को देख के ही वोट देंगे और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदाता खुद अपने आप बाहर निकल के वोट करेंगे। चलिए, वोट वडोदरा हमेशा ही भर झोली भारतीय जनता पार्टी को करता ही आया है और आगे भी कर सकता है, लेकिन कैंडिडेट को परखने की जो बात है वो वीएनएम के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संगठन में बहुत सारे लोगों को टिकट चाहिए था सर, आखिरकार आपको मिला है। संगठन का जो सपोर्ट है वो कैसा है? क्योंकि पिछले दिनों जो हुआ था वो वडोदरा ने देखा है, ऐसे में संगठन का सपोर्ट आपके साथ कितना है? संगठन का ही नहीं, सब लोगों का सपोर्ट, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का खेस पहनता है, सब लोगों का सपोर्ट मुझे और नरेंद्र भाई मोदी को इस चुनाव को बहुत ही ज्यादा है और 100% सपोर्ट है। आपने देखा होगा कि आप बोल रहे हैं इतना विरोध है। आपने जब हमारे वीएनएम में भी कवर किया होगा कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा का, कितने बड़ी मात्रा में वहां पे लोग थे। ऐसा तो नहीं था कि वहां पे चेयर्स खाली थी, कई जगह पे तो ऐसी बात आई थी कि वहां पे फूड नहीं था, हालांकि फूड था। तो इतने सारे लोग जब आते हैं तो ऐसा अगर संगठन के सपोर्ट के बगैर ये शक्य ही नहीं है। तो संगठन का सपोर्ट तब भी था, संगठन का सपोर्ट अभी भी है और संगठन से ही शक्ति है। और सभी हमारे धारासभ्य श्री, सभी हमारे माननीय सांसद श्री, उस दिन जब मेरा डिक्लेरेशन हुआ मैं रात को बहुत लेट उनको मिलने गया तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं जग रही हूँ, आप आओ। और मुझे बहुत ही प्यार से एक माँ के तौर पे मुझे उन्होंने बोला कि आप कुछ चिंता मत करो। मैं अगर जिला में कोई धारासभ्य श्री को मिलने जाता हूँ, वो वहां पे फोन करके बोलते हैं कि हेमंत भाई आ रहे हैं, आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये जो बात है वो कई बार बनी बनाई होती है, कई बार उसका अर्थघटन अलग के तौर पर किया जाता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति ही नहीं है कि कोई कार्यकर्ता इस बात में नीरस हो या इनएक्टिव हो। जी,
चलिए, वडोदरा ने बहुत हाथों हाथ लिया है डॉक्टर हेमांग जोशी को एज अ कैंडिडेट। बहुत अच्छा प्रतिसाद लोगों ने दिया है। वडोदरा की जनता का सीधा रिस्पांस आपको सोशल मीडिया पर मिला है इस 1-1.5 दिन में। वडोदरा शहर ने भी आप पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। क्या कहना चाहेंगे वडोदरा शहर को, क्यों वोट करना है डॉक्टर हेमांग जोशी को? पहले तो आपने जो बोला कि मतलब बहुत ही अच्छा प्रतिसाद दिया है, उसको लेके मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि अभी मुझे कॉल्स आते हैं, कई बार अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं और मुझे सिर्फ वो अपना नाम और एड्रेस बता के ऐसा बोलते हैं कि हाँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पार्टी ने टिकट दिया है और आपने बहुत ही आपको अच्छा काम करेंगे, ऐसा हमको भरोसा है, पर हमारी 1-2 चीजें ऐसी है, ऐसा करके वो अपनी बात रखते हैं। तो ये सारी चीजों को सरल करने के लिए मैं हमारे पार्टी के साथ बैठ के संकलन करके हम ऐसा कोई व्यवस्था बनाएंगे कि वडोदरा की इच्छा क्या है, वडोदरा की एस्पिरेशन क्या है। जब हम विकसित भारत से लेके विकसित वडोदरा, वो चीज को लेके हम आगे जब बढ़ रहे हैं, तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे वडोदरा के लोग डायरेक्टली पार्टी को बता सके कि उनकी एस्पिरेशन फॉर बड़ौदा क्या है। उसका इकोसिस्टम भी हम पार्टी के तौर पर बनाने जा रहे हैं जी। तो आपके माध्यम से मैं सभी मतदारों को यही बात कहना चाहूंगा कि ये जो मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई है, उसके लिए मैं केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा साहब, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब, हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल साहब, रत्नाकर जी, हमारे संगठन महामंत्री, शहर संगठन डॉक्टर विजय भाई शाह, सभी धारासभ्य श्री, हमारे सांसद श्री रंजन भट्ट, कॉरपोरेशन की पूरी टीम और सभी लोगों का मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूं कि मोदी जी को मजबूत बनाने के लिए मुझे एक उम्मीदवार के तौर पर बनाया गया है। पर मैं यहां से जाके, मैं तो सिर्फ एक कमल हूं और वहां पे जो विकसित भारत का संकल्प लेके अब की बार 400 पार का हमने जो प्रण लिया है, उस चीज को हमें मजबूत बनाना है और हमें सबको एक साथ मिलकर मोदी जी को इस बात में सपोर्ट करना है। चलिए, एक आखिरी सवाल लूंगी। विकसित वडोदरा की आपने बात की, सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितना और समय लेगी भारतीय जनता पार्टी वडोदरा को विकसित करने में? मेरे हिसाब से विकास की डेफिनेशन इनफाइनाइट है। विकास का कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता कि ओके अभी विकास हो गया, अभी आगे कुछ हो ही नहीं सकता। देयर इज ऑलवेज अ नीड ऑफ डेवलपमेंट, देयर इज ऑलवेज अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो अभी तक हम जहां तक पहुंचे हैं, अभी तक जहां तक विकास हुआ है, उससे आगे क्या विकास करना है उसके बारे में चर्चा करनी है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे यहाँ पे हमारे विधायक और विधानसभा के दंडक बाड़ू शुक्ल जी और हमारी संगठन की टीम, सभी धारासभ्यों ने मिलके पूरा जो पद्मावती को लेके पूरा कंसेप्ट उन्होंने एस्टैब्लिश किया और उसको लेके जो पूरा जो सर्किट सुरसागर का डेवलप होगा, इट इज अ विजनरी स्टेप। तो उस हिसाब से कई सारे ऐसे स्टेप्स होंगे कि जो कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से रुके हुए हो, तो वो सब रुके हुए फैसले को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, विकसित वडोदरा का जो सपना है वो विकास, वैसे उनका कहना है कि हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अन्य महानगरों के मुकाबले में भी अगर वडोदरा आता है तो शायद मुख्यमंत्री और सी आर पाटिल साहब को ये बात ना कहनी पड़े जो वडोदरा के भरे मंच से कही जाती है। हेमांग जी, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप वडोदरा के सामने आए और हेमांग जोशी को हमने वडोदरा से रूबरू करवाया है। धन्यवाद। यह है डॉक्टर हेमांग जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा के लोकसभा के प्रत्याशी है और 7 मई को जब वडोदरा वोट करेगा तब तक सभी राजनीतिक दलों की जो विचार है, सोच है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। कौन कौन सी विचारधारा के साथ देश भर में किन किन को वोट करना है, ये सब कुछ वीएनएम के जरिए आप तक पहुंचेगा और इसलिए वीएनएम के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है और आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत। यहाँ नेता आते रहेंगे, अपनी अपनी बात रखते रहेंगे, आपको परखना है और वोट आखिरकार आपको करना है। आपको हमेशा हमारे साथ जुड़े रहना है। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है जिसे आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। डॉक्टर हेमांग जोशी घर घर तक पहुंचे, ये जरूरी है क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, टेलीवन, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। चुनावी बिसात पर फिर एक बार तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन शय और मात होंगे आपके हाथ। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे चुनावी जुमले, कौन लड़ेगा मुद्दों पर चुनाव, कौन झोंकेगा देश की आंखों में धूल। जानिए और पहचानिए, आपका वोट, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत।